सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल डीएनए। सो गाइस, मैं लक्ष्मण लेकर आ गया आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो। और आज की वीडियो में हम वापस से थोड़े टफ बट बहुत ही प्रैक्टिकल, ठीक है, थोड़े टफ बट प्रैक्टिकल टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। गाइस, इससे पहले मैंने एक और डिस्कशन वीडियो बनाया था, ठीक है, जहाँ पे मैंने ये बताया था, मतलब डिस्कशन वीडियो नहीं था, एक तरीके से था करियर गाइडेंस की आप लोग इंजीनियरिंग फील्ड में कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसका मैंने पूरा रोड मैप वहां पे बताया था। तो आज की जो वीडियो है वो कवर कर रही है इस टॉपिक को या इस कंट्रोवर्सी को या इस डिस्कशन को, जहां पे कि हम बात करेंगे कि क्या क्यों आप लोगों को 9th-10th में मैथ साइंस लेनी चाहिए, और अगर नहीं लेंगे तो क्या दिक्कत आएंगी, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं। और मेरा एक ओपिनियन कि अगर आप लोग इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं भी जा रहे हो तब भी यू मस्ट परसीव मैथ्स एंड साइंस इन 9th and 10th। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करेंगे आज। और एक और टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे कि एक कंट्रोवर्सी चलती है कि बिना मैथ साइंस के बिना हम जो है वो कोडिंग में हो सकते हैं क्या सक्सीड, और बिना मैथ्स और साइंस के क्या कोडिंग करी जा सकती है या नहीं। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर हम आज बात करेंगे। और इसी में एक सब टॉपिक ये होगा कि जैसे लोग कहते हैं कि 9th-10th में मैथ साइंस लो या ना लो, 11th-12th में लो चाहे ना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बीटेक वीटेक करने की जरूरत नहीं है, बीसीए करके भी वी कैन बी सक्सेसफुल। तो ये जो एक एजेंडा प्रोपेगेंडा बेचा जा रहा है विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को। जो लोग इन चीज से अवेयर नहीं है उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे पूरे इंडिया में, ठीक है, दो तरह के बोर्ड्स फॉलो करे जाते हैं स्कूल में। दो टाइप्स के हमारे पास स्कूल्स होते हैं। पहला जो हमारे पास स्कूल होता है, जो बोर्ड होता है, वो होता है सीबीएसई। ठीक है, दूसरा एक होता है आईसीएससी बोर्ड, और तीसरा जो टाइप का बोर्ड होता है वो होता है हमारे पास स्टेट लेवल बोर्ड्स, जिसमें सारे बोर्ड्स आ जाते हैं, जैसे यूपी का बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, आसाम बोर्ड हो गया, बंगाल बोर्ड हो गया, या साउथ के जो स्टेट्स हैं वो सब भी कवर हो जाएंगे इन्हीं में। मतलब जितने भी स्टेट लेवल बोर्ड, हरियाणा बोर्ड वगैरह भी जो भी होगा, ठीक है, सबकी नॉलेज मेरे पास मुझे नहीं है, बट हर स्टेट का जो अपना एक बोर्ड होता है तो उसको स्टेट बोर्ड बोलते हैं। तो ये तो तीन कैटेगरी के हमारे इंडिया में बोर्ड्स आते हैं। ठीक है, इसमें से आईसीएससी बोर्ड्स को थोड़ा साइड में ही हम रखते हैं, क्योंकि वहां पे 99% ऑफ द पॉपुलेशन वहां पे नहीं पढ़ती है हमारे इंडिया की। वहां पे काफी हाई क्लास जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं फ्रॉम हाई क्लास, वहां से करते हैं, और वहां पे विजुअली इम्पेयर्ड की संख्या होना बहुत ही कम रेशियो में देखा जाता है। ठीक है, तो जो मेन जो हमारे लोग पढ़ते हैं विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी से थ्रू आउट द इंडिया, वो पढ़ते हैं एक तो सीबीएसई बोर्ड में, और सीबीएसई बोर्ड से भी ज्यादा जो मात्रा में लोग पढ़ते हैं वो है स्टेट बोर्ड से, अलग अलग स्टेट बोर्ड से, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड जो है वो उन्हीं बच्चों को पढ़ने को मिलता है मौका सीबीएसई बोर्ड से। ठीक है, जो लोग अच्छे एनजीओ से पढ़ रहे हैं, लाइक जो लोग दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हैं, तो जो लोग नैब, सक्षम, एनआईवीएच, बीआई जैसे एनजीओ से पढ़ रहे हैं, उनको ये मौका मिलता है। बट जो नॉर्मल स्टेट लेवल ब्लाइंड स्कूल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लाइंड स्कूल से जो लोग पढ़ाई करते हैं, उनको तो ये मौका नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्योंकि दोज एनजीओज एंड स्कूल्स आर फंडेड बाय स्टेट लेवल गवर्नमेंट, तो इस वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फोर्स करती है कि स्टेट लेवल एजुकेशन मिले, जिससे कि वो स्टेट लेवल बोर्ड, मतलब स्टेट बोर्ड्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली के बच्चों के साथ जो फायदा मिल जाता है वो ये मिलता है कि क्योंकि दिल्ली का जो स्टेट बोर्ड है वो सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड फॉलो करता है, इसलिए वहां पे उन लोगों को सीबीएसई बोर्ड पढ़ने का मौका मिल जाता है। अदर जो बच्चे होते हैं वो भले अपने अपने स्टेट से पढ़ाई कर रहे हो, बट क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो सीबीएसई बोर्ड्स को फॉलो करती है, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स। बट गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप जाएंगे, किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएंगे, तो वो गवर्नमेंट स्कूल्स स्टेट लेवल एजुकेशन को ही फॉलो करती है, दैट मीन्स वो स्टेट बोर्ड्स को ही फॉलो करती है। ठीक है, तो इसी वजह से तो मैंने ये जो कहानी है वो क्यों रखी, वो इसलिए रखी क्योंकि जो स्टेट बोर्ड होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टेट बोर्ड्स में, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, असम बोर्ड हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र का जो बोर्ड हो गया, वहां पे भी आई थिंक
मोस्ट ऑफ द जो स्टेट बोर्ड्स हैं वहां पे ये ऑप्शन नहीं होता कि आप 9th और 10th में मैथ साइंस छोड़ दो। 9th 10th में आपको पढ़ना ही पड़ता है जैसे और बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जब बात आती है सीबीएसई बोर्ड की, तो सीबीएसई बोर्ड ये अलाउ करती है कि 9th और 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनको मैथ्स और साइंस देना, जो विजुअली इम्पेयर्ड या किसी भी डिसेबिलिटी से सफर कर रहे जो बच्चे होते हैं उनको ये ऑप्शन दिया जाता है कि उनके लिए ऑप्शनल होता है, अगर वो चाहे तो ले सकते हैं, ना चाहे तो ना ले, ठीक है। तो ये हो गई एक बात। अब इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड के अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्टेट बोर्ड, जैसे यूपी बोर्ड में भी शायद ये ऑप्शन है, आई एम नॉट श्योर, बट एक बार आप लोग जो लोग होंगे यूपी बोर्ड से कमेंट करिएगा अगर कोई होगा यूपी से। तो वहां पे भी जस्ट एज एन एग्जांपल के लिए मैंने बोला है कि वहां पे भी क्या होता है कि स्टेट बोर्ड में आप छोड़ सकते हो 9th 10th में मैथ साइंस। तो स्टेट बोर्ड में मोस्ट ऑफ द स्टेट बोर्ड्स ये ऑप्शन देते ही नहीं है, तो जो बच्चे स्टेट बोर्ड से उनको तो साइड ही रखते हैं, ठीक है। और जो लोग, ठीक है, इधर से आ रहे हैं, ऐसे स्टेट से आ रहे हैं, मतलब ऐसे स्टेट बोर्ड से आ रहे हैं जहां पे ऑप्शन है कि छोड़ सकते हैं, और इसके साथ सीबीएसई बोर्ड में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से, उनके पास भी ऑप्शन है। तो ये डिस्कशन वीडियो उनके लिए होने वाला है, ठीक है। और इस वीडियो में जो टॉपिक है कि बीसीए करना चाहिए कि नहीं, ये सब जो टॉपिक है ये सबके लिए है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं पहले उन बच्चों के बारे में, पहले उन लोगों के बारे में जो ऐसे कंडीशन से गुजर रहे हैं, जो 8th 9th क्लास में हैं और जिनको ये प्रोपोगेंडा बेचा जाता है कि मैथ साइंस छोड़ दो, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट कि आप मैथ्स और साइंस क्यों नहीं आपको छोड़ना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्यों छोड़ना चाहिए, ठीक है। आपको छोड़ने पे मजबूर कैसे किया जा रहा है, कौन सा प्रोपोगेंडा बेचा जाता है हमारी विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में, मैं ये आपको समझाता हूँ। तो प्रोपोगेंडा ये बेचा जाता है हमारी विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में कि पहला एक अजम्पशन क्रिएट करा जाता है कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए मैथ्स करना इज 100 टाइम्स डिफिकल्ट देन एनी अदर पर्सन, ठीक है। पहला प्रोपोगेंडा तो ये बेचा गया। दूसरा प्रोपोगेंडा बेचा जाता है कि 9th और 10th क्लास में अगर आपने मैथ्स लिया जबरदस्ती फोर्सफुली, अगर ले भी लिया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, मैथ्स और साइंस लेने पे, अच्छा ये टीचर डायरेक्टली नहीं बोलते, ठीक है, ऐसा माहौल बनाया जाता है टीचर्स के द्वारा और जितनी भी एनजीओ की फैकल्टी है बच्चों में आपस में भी, ठीक है, ये जो है एक तरीके से माहौल बनाया जाता है। तो इस माहौल में क्या होता है, इस माहौल में ये होता है, ये बताते हैं कि अगर आपने मैथ्स और साइंस लेट से ले भी लिया फॉर एग्जाम्पल फोर्स करके या कुछ करके, तो बहुत कम मार्क्स आएंगे, हो सकता है फेल हो जाओ, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस ये सब जो है वो सारी खराब हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो है एक चीज बोली जाती है। फिर लालच दिया जाता है। लालच क्या दिया जाता है इन एनजीओ के थ्रू, इन स्कूल्स के थ्रू ये लालच दिया जाता है कि इसके अलावा अब एक इसके ऊपर लालच दिया जाता है। लालच में ये दिया जाता है कि अब इतनी सारी प्रॉब्लम है कि मैं एक तो मैथ साइंस पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा ये भी एक बात है क्योंकि 8th क्लास तक है ना, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स में एनजीओ में बहुत अच्छे लेवल के टीचर्स नहीं मिलते हैं बच्चों को। तो क्या होता है इसमें इसमें होता है कि एक फॉर्मो डेवलप हो जाता है कि हाँ ये तो डिफिकल्ट है ही, और फिर उसके बाद तो एक तो डिफिकल्ट है, इसमें आपके मार्क्स खराब हो सकते हैं, उसके अलावा इसकी जरूरत नहीं, ये भी एक प्रोपेगेंडा बहुत फैलता है कि इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है ना, कोडिंग वोडिंग भी करनी तो उसके बिना हो जाता है, ये तो बस एवं ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। और इसके साथ अब एक लालच बेच दिया जाता है कि एक काम करो, अगर तुम मैथ्स और साइंस छोड़ देते हो और स्पेशली अगर मैथ्स छोड़ देते हो तो तुम्हें हम दिला रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन, बहुत चलता है आजकल, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन। भाई कंप्यूटर एप्लीकेशन ले लो, HTML सीखो, CSS सीखो, और लोगों को लगता भी है कि भाई सही बात है, हम तो वैसे ही प्रो हैं कंप्यूटर वगैरह चलाने में थोड़े बहुत, और ये सब्जेक्ट इजी भी है, कंप्यूटर सीखने में मजा भी आता है, और HTML और CSS सीख लेंगे, कोडिंग सीख लेंगे तो कुछ नया जानने को मिल जाएगा, हम तो फिर प्रो बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है एक लालच जो है बहुत ज्यादा बेचा जाता है, ठीक है। और
इसमें पढ़ के फिर लोगों को लगता भी ये सही बात है यार, मतलब। और इसमें स्पेशली जो कोडिंग फील्ड में जाने वाले लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत मतलब इंटरेस्ट है ना, उनको क्या लगता है कि वाह यार, मतलब मुझे आगे भी तो कोडिंग सीखनी है, कोडिंग मुझे सीखनी है, मुझे करियर बनाना ही है लाइफ में आगे चल के, तो फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन ले लूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आती है कि एनजीओज, ब्लाइंड स्कूल्स, इसके अलावा आपके ये जो हो गए सीबीएसई बोर्ड, ये सब मिला जुला करके ये क्यों ऐसा प्रोपोगेंडा बेचना चाहती है कि आप मैथ्स और साइंस छोड़ दो। इस चीज को आप समझिए सबसे पहले तो। ये इनमें से कोई भी जो है ना वो आपकी भलाई के लिए नहीं बैठा है, ना सीबीएसई, ना स्कूल, ना एनजीओ, कोई भी आपकी भलाई के लिए नहीं बैठा हुआ है। सीबीएसई ये नहीं सोच रही कि ओ बेचारे पीडब्ल्यूडी बच्चे कैसे करेंगे मैथ्स, ना एनजीओ ऐसा सोच रही है, ना ब्लाइंड स्कूल्स ऐसा सोच रहे हैं। द फैक्ट बिहाइंड दिस इज की सीबीएसई इसलिए चाहती है क्योंकि उनको पता है कि मैथ साइंस वही बच्चे छोड़ेंगे जो बहुत ही कम रिसोर्सफुल बैकग्राउंड से आते हैं और डिसेबल है, ठीक है, या जो कैपेबल नहीं है। अब जो कैपेबल नहीं है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, उसको अगर हम जबरदस्ती ये सब्जेक्ट दिलाएंगे तो क्या होगा पता है? तो वो बच्चा कम स्कोर करेगा। और सीबीएसई चाहती है ये दिखाना कि भाई हमारे बोर्ड्स के बच्चे तो इतने ज्यादा स्मार्ट है कि भर भर के मार्क्स लाते हैं, 90% लाते हैं, 99% लाते हैं, 100% लाते हैं। ठीक है, ये बात थोड़ी टफ है समझने में, कड़वी है, बिटर बात है ये, पर यही रियलिटी है। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके लिए इजीनेस क्रिएट करे। सीबीएसई बोर्ड आपके लिए इसलिए इजीनेस क्रिएट कर रही है क्योंकि उसका मेन मोटिव ये कि अगर इजीनेस नहीं क्रिएट किया पढ़ाई में तो कल को अगर मार्क्स कम आए या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो फिर नाम हमारा खराब होगा। सेम गोज फॉर एनजीओ एंड स्कूल्स, उनका भी यही सेम मोटिव है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे बहुत टॉपर हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे, जैसे कोई ऐसा बच्चा जिसका मोटिव ही है कि मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, तो जो बच्चे शुरू से ध्यान दे रखे हैं, जो जल्दी समझ जाते हैं, उनको तो मैथ्स दिला दिया जाता है, मैथ्स साइंस, क्योंकि मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। ठीक है, जितना वो डिफिकल्ट है अगर समझ में आए तो स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। तो अगर बच्चा स्कोर कर पा रहा है तो फिर एनजीओ या स्कूल्स जिनके पास रिसोर्सेज हैं जो पढ़ा सकते हैं वो अलाउ भी कर देते हैं, और बाकी सब बच्चों को प्रोपोगेंडा भेज दिया जाता है कि तुम तो पढ़ो मत, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर तुम अच्छे नहीं हो तो मैथ्स में। ठीक है, तो ये चीज है। तो कोई भी आपकी भलाई के लिए यहाँ पे नहीं बैठा, तो पहले बात तो ये समझ चाहिए। तो जो भी लोग आपको बोलते हैं कि मैथ्स जरूरी नहीं है, ये लोग कौन बोलते हैं बताऊं? ये सीबीएसई बोलेगा, एनजीओ बोलेंगे, है ना, स्कूल्स बोलेंगे, आपको यही सब लोग बोलेंगे, और इनमें से कोई भी आपकी भलाई के लिए नहीं बैठा, ये तो मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए, अब सीबीएसई ने तो बोल दिया कि भाई मैथ साइंस मत लो, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जॉब्स के लिए, चाहे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, यूपीएससी हो गया, जितने भी बड़े बड़े गवर्नमेंट एग्जाम से, जो कि आज के टाइम पे 2026 की भी बात करूं तो विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी का एक तरीके से जॉब पोर्टल है। मतलब अगर यहाँ पे जॉब नहीं लगी, किसी आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बंदा है, अगर उसको यहाँ पे जॉब नहीं लगी, यहाँ इन जो एग्जाम है एसएससी, रेलवे और यूपीएससी, इन सब में से किसी में अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर तो बेरोजगारी बैठना है। और मुझे नहीं पता क्यों ऐसा होता है, पर यही होता है कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं इनमें काम कोई भी टेक्निकल नहीं है, पर फिर भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स पूछते हैं नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ। टेक्निकल सब्जेक्ट्स यानी कि मैथ्स और साइंस। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो अब आपके माइंड में आया कि फिर सीबीएसई ऐसा क्यों कर रही है? सीबीएसई को जब पता है कि आगे करियर में ये चीज आने वाली है, ये बैंकिंग, रेलवे, इन सब में काम आएगा, तो फिर सीबीएसई ने क्यों ऑप्शन दे रखा? सबसे बड़ी बात भी तो यही है ना कि जो ये बड़े बड़े ट्रस्टी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे सीबीएसई हो गया, आपका स्कूल हो गया, आपको लगता है कि जब ये लोग तो मुझसे ज्यादा ज्ञानी है कहीं ना कहीं, तो ये लोग मुझसे जब ज्यादा ज्ञानी हैं तो इन लोगों को पता होगा, तो ये लोग अगर मुझे बोल रहे हैं कि भाई छोड़ दो, या सीबीएसई ने ऑप्शन दे रखा है, तो हम ही लोगों के लिए दे रखा है, हम ही लोग तो उसका यूज करेंगे, और हम ही लोग उसका यूज करेंगे, और हमारी बेनिफिट के लिए ऑप्शन दे रखा है। अगर हमारा बेनिफिट नहीं होता तो ये ऑप्शन देते नहीं। बट द रियलिटी वी आर नॉट सीइंग की सीबीएसई को कोई मतलब नहीं है इस चीज से
ये देखिए हमारे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या बताऊं, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सीबीएसई को कोई मतलब नहीं है कि जेई के बच्चे क्या कर रहे हैं, सीबीएसई को ये भी मतलब नहीं है कि सीयूटी के बच्चे क्या कर रहे हैं, और सीबीएसई को ये मतलब नहीं है कि आगे चल के आप एसएससी रेलवे का एग्जाम देंगे तो उसमें क्या काम आएगा। सीबीएसई को इन सबसे कोई मतलब नहीं। सीबीएसई का मतलब है अगर सामने वाले ने हमारी सर्विस ले रखी है तो उससे कैसे बेस्ट आउटपुट निकालना है, अच्छे रिकॉर्ड्स कैसे जनरेट कराने हैं कि हम उसको अपने पोर्टफोलियो में दिखा सकें। एंड सेम गोज फॉर एनजीओ, सेम गोज फॉर आवर सो कॉल्ड स्कूल्स। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आती है। तो अब बात करते हैं, एक एक प्रोपोगेंडा को रिवील करते हैं कि इसके पीछे की रियलिटी क्या है। तो मैथ्स साइंस क्यों छोड़ना चाहिए, जो प्रोपोगेंडा बेचा गया है उसमें सबसे पहला जो डर बेचा गया है वो क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा डिफिकल्ट नहीं है, ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट है, पर अगर आपने कर लिया, ठीक है, तो आपके काम भी बहुत आ रहा है। कैसे काम आ रहा है आपने देख ही लिया है, एसएससी यूपीएससी इन सब में क्या कहते हैं, आपको जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स के तौर पे मैथ्स पूछी जाती है। तो कितना काम भी आ रहा है ये भी तो देखो आप, बहुत डिफिकल्ट है पर काम भी बहुत आ रहा है आपके। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि इस सब्जेक्ट के बिना आपका कुछ काम चल जाए, क्योंकि आपने देखा कि अगर आपको जॉब में भी एंट्री पानी है तो आपको 9th-10th में नहीं पढ़ोगे कोई बात नहीं, लेकिन जब भी इन जॉब्स की तैयारी करोगे, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करोगे, वापस से उसी डायरेक्शन में आकर के आपको मैथ साइंस पढ़नी ही पड़ेगी आपको। तो जो चीज बाद में पढ़नी है क्यों ना अभी से हम लोग उसको पढ़ लें, इसमें गलत क्या होगा आप ये बताओ। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि मैथ्स और साइंस जो है आप पढ़ो, चाहे वो डिफिकल्ट है उसके बावजूद भी। दूसरा प्रोपोगेंडा, दूसरा बात ये बोली जाती है कि यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है अगर एज अ विजुअली इम्पेयर्ड मैथ साइंस पढ़ना। देखिए डिफिकल्ट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये जो डिफिकल्टी है आज के टाइम पे यानी कि 2026 के टाइम पे डिजिटलाइजेशन की वजह से, एक्सेसिबिलिटी इनहेंसमेंट की वजह से, जो हम यूज करते हैं स्क्रीन रीडर एनवीडीए जॉज, इनमें भी अब मैथ्स का सपोर्ट आ गया है। एमएस वर्ड वगैरह में मैथ्स का सपोर्ट आ गया है। पहले तो मैथ्स लिखने के लिए आपको हैवी हैवी सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते थे बड़े बड़े टूल्स की, पर अब यहाँ पे ये चीजें खत्म हो गई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हैं। और आज के टाइम पे एआई भी आ गया है, आप चैट जीपीटी जेमिनी को आप कोई भी पीडीएफ फाइल अपलोड करो इन एक्सेसिबल, और वो तुरंत आपको 1 सेकंड में बना करके एक्सेसिबल करके आपको दे देता है। तो आज के टाइम पे 2026 में आज से 10 साल पहले, इवन 10 साल भी क्या, आज से 4-5 साल पहले जितना डिफिकल्ट था मैथ साइंस परस्यू करना 9th-10th की, कहीं 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 ज्यादा जो है वो आज के टाइम पे इजियर हो गया है। अरे आप ये सोचिए कि आज से जब कुछ सालों पहले, 10-15 साल पहले, जब सीबीएसई में ये ऑप्शन था ही नहीं कि आप मैथ साइंस छोड़ सकते हैं, और आज भी जो स्टेट बोर्ड के जो बच्चे होते हैं जो मैथ साइंस नहीं छोड़ना उनको अलाउड होता है, और आज से 10 और वो मतलब इनफाइनाइट टाइम शुरुआत से वो लोग पढ़ते आ रहे हैं उस स्टेट बोर्ड के बच्चे। मैं अपने ही असम बोर्ड की बात करूं, ठीक है, तो असम बोर्ड के बच्चे, बिहार बोर्ड के बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, तो उस वो तो तब से पढ़ते आ रहे हैं जब से कंप्यूटर और इन सब का तो कोई नॉलेज था ही नहीं, तो तब से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसका मतलब पढ़ भी रहे हैं, पास आउट भी कर रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट भी चले गए। तो अगर बिना कंप्यूटर वगैरह के जब पढ़ना पॉसिबल था, तो आज तो कंप्यूटर है, डिजिटलाइजेशन है, चैट जीपीटी है, आज तो वो चीजें 10x इजी हो गई हैं, पर प्रोपोगेंडा बरकरार है। ठीक है, तो ये एक बात है, इसको भी मैंने हटा दिया। तीसरा जो डर बेचा जाता है, या बोले तो लालच बेचा जाता है, नहीं लालच नहीं, डर डर बेचा जाता है कि अगर आपने लिया तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, आपकी परसेंटेज कम हो जाएगी। देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि 10th के मार्क्स कहाँ मैटर करते हैं, 10th के परसेंटेज जो है वो कहाँ मैटर करते हैं। मेरे 10th में आए थे 80%, मेरे पास मैथ्स और साइंस है। बहुत बच्चे थे जिनके 90 आए थे, 95 आए थे, पर ऐसा तो कहीं भी मुझे देखने को नहीं मिला कि क्योंकि मेरे 80% आए थे इसलिए मेरा स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ 11th क्लास में। ठीक है, मेरे 90 नहीं आए थे इसलिए मेरे स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ मेरे साथ। ना ऐसा हुआ कि क्योंकि मेरे 90% नहीं आए थे तो
जेई में एडमिशन नहीं हुआ। अरे बहुत बच्चे ऐसे हैं, बहुत मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनके 80 भी नहीं है, जिनके 70s में आए, जिनके 60s में आए, उनका 11th-12th में भी एडमिशन हुआ, उनका सीयूईटी में भी एडमिशन हुआ, उनका जेई में भी उनको बैठने का मौका मिला, उनको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी कॉलेज में मिली। उधर सीयूटी के बच्चों को कई सारे दिल्ली यूनिवर्सिटीज और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल गया। तो 10th के मार्क्स तो यहाँ पे कहीं मैटर कर ही नहीं रहे हैं। तो 10th के मार्क्स जो खराब हो जाएंगे, इससे मतलब क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। 10th के मार्क्स क्यों खराब होंगे, मैं आपको बताता हूँ। 10th के मार्क्स जो है परसेंटेज खराब नहीं होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। कि जहां पे आप को बोला जाएगा, जहां पे आपको लगता है कि लाइक अगर मेरे पास सारे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स होंगे तो मैं 90-95% स्कोर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सब में तो मुझे याद ही करना होगा, और याद करना बहुत ईजी है, समझने में डिफिकल्टी आ सकती है पर याद तो हम कर ही सकते हैं, है ना। तो आप लोगों को ऐसा लगता है, बट द रियलिटी जो मैं आपको बताऊं, कि जो इंसान मैथ साइंस नहीं लेता है, जिसके पास सारे नॉन टेक्निकल और इजी इजी सब्जेक्ट्स होते हैं, वो बच्चे भी 80 से ज्यादा, मोस्ट ऑफ द बच्चे 80 से ज्यादा स्कोर कर ही नहीं पाते हैं। तो जब 80s में ही स्कोर करना है तो फिर हम क्यों ना टेक्निकल सब्जेक्ट्स ले लें। और एक बच्चे के मतलब आपके दोस्त, आपका कोई जो भी दोस्त वगैरह होंगे, ठीक है, या आपके सीनियर्स, अगर उनके नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट सारे होने के बावजूद अगर वो 80s में लाई कर रहे हैं मोस्ट ऑफ दी, तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स आप ले लोगे तो खूब से खूब हो सकता है आप 70s में लाई कर लो। 80s से 70s के बीच में कितना गैप होता है, कितना बड़ा गैप होता है। ऐसा तो है नहीं कि वो 90-95 स्कोर करे जिनके पास नॉन टेक्निकल है और आप सिर्फ 30-40 स्कोर करोगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। ये ऐसा आपको लग रहा है कि होगा, ठीक है। अरे चलो आप 60s कर लोगे, 10-20 का ही तो गैप है, क्या हो जाएगा 10-20 से। ये कोई जेई का तो एग्जाम है नहीं जहां पे 1% मैटर करता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये एक बात है। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं खुद आपको दो ऑप्शन देना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर 1, आप बिना मैथ्स साइंस के आप 9th-10th कंप्लीट करो और आपके परसेंटेज 80s में आ रहे हैं, 90s में आ रहे हैं, ठीक है, और आपको 10th क्लास में बहुत बहुत शाबाशियां मिली हैं, और फिर आपने 11th किया, फिर आपने 12th किया, और अब जब आप रियल लाइफ में एंट्री कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि जितने भी एंट्री लेवल एग्जाम्स होते हैं उन सब में मैथ्स और साइंस पूछी जा रही है। और कोई वहां पे आकर के ये नहीं बोल रहा कि आप विजुअली इम्पेयर्ड हो इसलिए आप मैथ्स का पेपर स्किप कर सकते हैं, कोई आपको ये बोलने नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि आपने 9th और 10th में मैथ्स पढ़ी, थोड़ा मेहनत करा, थोड़ा घिसाई करी, और क्योंकि आपके पास मैथ्स जैसा सब्जेक्ट था जिसमें आप बहुत ज्यादा टॉपर नहीं थे, इसलिए आपके जो मार्क्स हैं वो 40s या 50s में लाए करके रह गए। अब ये देखिए, क्यों आपके मार्क्स कम होने के सिर्फ दो ही पैरामीटर होंगे। पहला पैरामीटर ये होगा कि मैथ्स में आप कमजोर थे, इसलिए आपको मैथ्स में ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। अब मैथ्स में ज्यादा ध्यान दोगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप अपने जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, एसएसटी, इंग्लिश, इन सब में बहुत ध्यान दे पाओगे, पर बहुत ध्यान दे पाओ इतना नहीं कर पाओगे। तो मैथ्स में आप कमजोर हो इसलिए आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ पाएंगे, और इधर एसएसटी और इंग्लिश इन सब में जो है आपके मार्क्स थोड़े से कम हो जाएंगे, जितना आपका पोटेंशियल था उतना नहीं आ पाएंगे। तो इस ये दो पैरामीटर की वजह से, दो रीजन की वजह से आपके मार्क्स डिक्रीज हो सकते हैं। तो लेट से मैंने मान लिया कि आपके 45 से 50 के बीच में आपके मार्क्स आकर के रह गए, लेकिन आपको शाबाशी नहीं मिली, आपको फेयरवेल में जो है वो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिला 10th के। चलो हालांकि 10th में तो किसका ही फेयरवेल होता है, लेकिन हाँ आपको एग्जाम्स के बाद आपको अप्रिसिएशन नहीं मिला, पेरेंट्स थोड़े से नाराज है, सब कुछ है। बट आप अब जब 11th-12th में एंटर करोगे तो हो सकता है कि क्योंकि मैथ्स आपने पढ़ा, तो अगर फॉर एग्जांपल आज मेरी वीडियो देख करके अगर 10 बच्चे अगर मैथ्स लेंगे तो 10 में से हो सकता है 4-5-6 बच्चे जो हैं उनको मैथ्स से प्यार हो जाए और वो इंजीनियरिंग जैसे फील्ड में जाना शुरू कर दे, कोडिंग वोडिंग में उनको इंटरेस्ट आ जाए 11, क्योंकि 9th क्लास में आप नहीं होते अवेयर, पर 11th क्लास तक आप अपना इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो। तो 11th क्लास में आकर के हो सकता है आपको कोडिंग में बड़ा इंटरेस्ट आए, और फिर उसके बाद जो है वो जैसे आपको कोडिंग में इंटरेस्ट आए, आपके पास तो ऑप्शन खुला ही हुआ है कि भाई मैंने तो मैथ्स ले रखी है, तो आप जा भी सकते हो। और जिनके पास, जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट तब भी नहीं आया, मैथ्स में इंटरेस्ट तब भी नहीं आया, वो भी 11th-12th आराम से करेंगे, अपना ग्रेजुएशन परस्यू करेंगे इजीली। और आपके पास हर
एग्जाम्स के लिए, हर एंट्री लेवल एग्जाम्स के लिए आपके पास जो डोर है वो हमेशा ओपन रहेगा। ठीक है, अब डोर ओपन रहेगा तो ऐसा क्या है कि जिसके पास मैथ साइंस नहीं था 9th-10th में, उसके लिए डोर ओपन नहीं रहेगा, उनके लिए भी रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या है, अब आपने वो 9th-10th का स्ट्रगल ऑलरेडी झेल रखा है, ऑलरेडी आपने वो स्ट्रगल कर रखा है, तो अब जो उनको पढ़ना पड़ेगा वो चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं। तो तो आप ये चीज सोचो कि एक आपके पास चॉइस है जहां पे कि 10th क्लास में आपको अप्रिसिएशन मिलेगा बहुत ज्यादा, एंड यू आर टॉपर, वेरी नाइस बॉय, आपको ये सब मिलेगा 10th क्लास में अगर आप मेहनती हो तो, और आपके पास नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो। लेकिन फिर आप जिस टाइम पे पीक पॉइंट होता है अपना करियर बनाने का, जॉब पाने का, जहां पे हर तरफ से प्रेशर होता है हमारे पास, फैमिली का प्रेशर, अपने खुद के डिजायर से, वहां पे आप स्ट्रगल कर रहे हो एक सिंपल जॉब पाने के लिए, एक स्टेबल इनकम पाने के लिए, और एक तरफ आपके पास रहता है कि आपको अप्रिसिएशन नहीं मिला, आपको उस टाइम पे इग्नोर किया गया, लेकिन आप तुरंत आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लिया, और जिस टाइम पे सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उस टाइम से और उस टाइम के बाद से आगे फ्यूचर तक का आप पूरी लाइफ आपकी स्टेबल है, तो क्या ज्यादा आप चाहते हो, आज क्या हुआ आपके साथ? ठीक है, चॉइस मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक बात में बता दिया कि आपका जो है वो मार्क्स डिक्रीज हो जाएंगे। एक फोर्थ पॉइंट जो लालच के तरह भेजा है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर मैं पढ़ लेता हूं तो मुझे कोडिंग फील्ड में जाना है, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन रहेगा तो मेरी तो हेल्प ही हो जाएगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 9th और 10th में जो कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ाई जाती है, जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कंप्यूटर एप्लीकेशन के तौर पे, वहां पे सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, मतलब 2 ही चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, एक HTML और एक CSS, और थोड़ा बहुत कंप्यूटर का थ्योरी से नेटवर्किंग वगैरह के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ा दिया। तो आप ये देखिए HTML CSS, ठीक है, मतलब आपने मेरे भी यूट्यूब के वीडियोस अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा, HTML और CSS सीख करके आप एक फुल फ्लेज वेबसाइट तक नहीं बना सकते हो, और आपको लग रहा है कि आपने तो कोडिंग सीख लिया है। तो आपने क्या कोडिंग सीखा है, आप बताओ? ठीक है, आपने क्या कोडिंग सीख लिया है? ठीक है, तो आपने कोई कोडिंग नहीं सीखा, और क्योंकि आपने मैथ्स और साइंस छोड़ दिया, तो आगे भी आप, क्योंकि 11th-12th में साइंस मैथ्स ले नहीं पाओगे तो जेई में बैठ नहीं पाओगे, तो बीटेक कर नहीं पाओगे, तो मिला जुला करके क्या हुआ कि आपको 9th-10th में थोड़ा सा HTML और CSS सिखा के आपको थोड़ा सा एक फील गुड फैक्टर आपको दे दिया गया, और पूरा करियर का जो डोर है वो मुंह पे बंद कर दिया गया। क्या फायदा हुआ? तो इसमें भी कुछ नहीं रखा। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से मैं बोलना चाहूंगा कि आप 9th और 10th में मैथ्स लीजिए, चाहे आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाओ, चाहे आप कोडिंग करो, चाहे आपको मैथ्स से प्यार हो ना हो, उसके बाद भी आप लीजिए। और देखिए, अगर मेरी बात आपको नहीं समझ में आई तो बस इतना ध्यान रखिए कि मैं कौन होता हूँ बताने वाला, मैं कोई नहीं होता है बताने वाला आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं क्या हूँ, मैंने, हो सकता है मेरा इंट्रोडक्शन आपको ना पता हो, तो मैं IIIT नागपुर में पढ़ रहा हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, बीटेक कर रहा हूँ। मैथ्स जो है मेरा जो है एक तरीके से प्राइमरी सब्जेक्ट रखना पड़ा है मुझे इस फील्ड में आने के लिए, तो मैं ज्यादा जानता हूँ, किसी और इंसान से ज्यादा जानता हूँ कि मैथ्स की क्या क्या फायदे हो सकते हैं, मैथ्स साइंस अगर आप लेते हो तो। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके। और कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आई थिंक जो वीडियो देख रहे हो वो 8th या 9th क्लास में होंगे बच्चे लोग, तो आपसे बस 4-5 साल बड़ा हूँ, कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ, इसलिए भी मेरी बात अगर हो सके तो मान लीजिए। ठीक है, आप चाहे मैथ्स में कितने भी खराब क्यों ना हो, पर आप मैथ्स और साइंस लीजिए। और रही बात कि आपको बोलेंगे फेल हो जाओगे, देखिए फेल होने के लिए, मैथ्स और साइंस में फेल होने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट में फेल होने के लिए 9th-10th में आपको एक ही कंडीशन है कि आप अपना जो आंसर शीट है वो ब्लैंक छोड़ के आ जाइए। अगर आपने कुछ भी लिखा है 4-5 पेज का, जो आप सीख ही जाओगे 2 साल में, बैठे तो रहोगे नहीं, तब 4-5 साल में कुछ भी आप लिख करके आ जाइए, 4-5 पेजेस का, हर एक क्वेश्चन के 2-3 लाइन आप लिख करके आ जाइए, आप पास इजीली हो जाओगे। ठीक है, बहुत अच्छे नंबर ला पाओगे, ये तो टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और आपके अंडरस्टैंडिंग और आपके एनवायरमेंट के ऊपर, आपके रिसोर्सेज कितने आपको मिले हैं। बट क्या होगा कि एटलीस्ट आप जो है वो पास हो जाओगे, तो फेल आप नहीं होगे। आपका 10th ऐसा नहीं कि आप अगर मैथ्स लिए तो आपके 10th ही करना आपके आपके लाले पड़ गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
और एक बात याद रखिए, अगर आपको मैथ साइंस नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, तो टीचर चेंज करिए, ना कि ये मानिए कि आप उस सब्जेक्ट में कमजोर हैं। कोई बंदा कोई सब्जेक्ट में कमजोर नहीं होता, ठीक है। मैं एक बात आपको बता दूं, अगर कोई इंसान मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में आपके लाइफ में, कोडिंग ही क्यों ना हो, कंप्यूटर ही क्यों ना हो, कोई इंसान अगर एबव 80 90 स्कोर कर रहा है, सो डेट इज हिज और हर टैलेंट, वो उसका टैलेंट है, ठीक है। वो टीचर का इसमें कोई रोल नहीं है, वो उसका टैलेंट है। पर अगर कोई इंसान पास होने से ही स्ट्रगल कर रहा है कि मैं पास ही कैसे होऊंगा, मतलब बिलो 50 स्कोर कर रहा है, एबव 50 भी स्कोर नहीं कर पा रहा, तो टीचर सही नहीं मिला है फिर इसका मतलब आपको, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं कि बीसीए जो है क्या हम कर सकते हैं, और कोडिंग वगैरह की क्या जो है वो रिक्वायरमेंट मैथ्स की है कि नहीं है कोडिंग वगैरह में, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए, एक और प्रोपोगेंडा इसमें भेजा जाता है कि मैथ साइंस छुड़वा दे, और ये सारे जो प्रोपोगेंडा है ना, पता किनके थ्रू फेंका गया है, फैलाया गया है, ये सारे, ये जो जितने भी एनजीओ है इनके थ्रू। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए कि भाई अगर सच्चाई सामने आ गई, हर बच्चा ट्राई करेगा, और लास्ट में क्या होगा, हमारे एनजीओ की, हमारे स्कूल की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन चली जाएगी। ये मेन मोटिव है। और क्या होता है कि पहले कुछ बच्चे बेवकूफ बन जाते हैं, फिर वो सीनियर बनते हैं, फिर अब उनको फील होता है अंदर से कि भाई हमने तो गलत कर दिया, तो अब अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए जो अपने से नीचे के बच्चे हैं, मतलब आप लोग के सीनियर भैया वगैरह बोलते होंगे, कोडिंग हमने भी सीखी है, कोई मैथ साइंस की जरूरत नहीं, वो अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं, अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। इसलिए ये तो रियलिटी अब मैं आपको बताता हूँ क्या है, हार्श रियलिटी। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, देखिए। पहली बात है, अगर आप मैथ साइंस नहीं लोगे ना, तो 11th-12th में भी आपको नहीं मिलेगा, तो जेई तो कर नहीं सकते, बीटेक तो कर नहीं सकते, तो फिर आप ये बताओ कि किसके थ्रू आप सोच रहे हो कि आप कोडिंग में अपना करियर बना लोगे। बीसीए है ना, बहुत अच्छा एक मिठाई बेचा गया है विजुअल इम्प्रूव्ड कम्युनिटी, बीसीए। बीसीए कर लो, बिना मैथ साइंस की कोडिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, मैं आपको समझा बीसीए की रियलिटी सुनिए। बीसीए में क्या होता है कि अगर आप बीसीए में भी, एटलीस्ट बीसीए में भी जितने भी टॉप लेवल कॉलेजेस हैं, जो टॉप लेवल कॉलेजेस हैं, वो पता क्या करते हैं, वो मांगते हैं कि आपके पास 11th और 12th में मैथ साइंस होनी चाहिए, साइंस ना हो पर मैथ्स तो होनी चाहिए आर्ट्स के साथ भी, ठीक है। एक तो ये मांगते हैं, तो बीसीए वाले जो कॉलेज हैं वो ये मांगते हैं। जो बहुत टॉप लेवल के कॉलेज होते हैं, जो मीडियोकर लेवल के जो कॉलेज होते हैं, जो मीडियम लेवल के कॉलेज होते हैं, एवरेज कॉलेज जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं ठीक है 11th-12th में आपके पास आर्ट्स थी, अब हमारे पास आ जाओ, पर 9th-10th में आपके पास मैथ साइंस होनी चाहिए, मैथ्स होनी चाहिए, और आप हमारा एक एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करो, उसमें आप क्वालिफाई करोगे तो हम आपको एडमिशन देंगे, जिसमें रीजनिंग और मैथ्स आपसे पूछा जाएगा 9th-10th लेवल का, ठीक है। तो आप देखो, तो अब आपके माइंड में आ रहा हो कि नहीं हमारे वो तो भैया हैं, वो तो पढ़ रहे हैं बीसी, उन्होंने कर लिया, ये कर लिया, अब आप मुझसे ये क्वेश्चन करने आओगे। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे जो कॉलेज होते हैं वो हमारे पूरे इंडिया में सिर्फ 0.1% है। मतलब इतने ही कॉलेजेस हैं जो जिनको आप उंगली पे गिन लो, इतने नंबर ऑफ कॉलेज जिनको आप उंगली पे गिन लो जो बिना मैथ साइंस के, मतलब जिसके पास 9th-10th में मैथ साइंस ना हो, उसको प्रोवाइड करा दे। और वो ऐसे कॉलेज होते हैं, इतने थर्ड क्लास वो कॉलेज होते हैं, जिनमें कि आप सिर्फ 4-5 लाख रुपए दे करके आप एडमिशन लोगे, और उसके बाद प्लेसमेंट गारंटी वगैरह भी आपको कुछ नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो इतने खराब लेवल कॉलेज होते हैं, वहां पे एकदम थर्ड क्लास कॉलेज है, थर्ड क्लास बच्चे आते हैं, ठीक है, जिनको पढ़ाई लिखाई सब मतलब बस कुछ करना है, कुछ नहीं मिला तो बस कुछ करना है, ऐसे एनवायरमेंट वहां पे रहता है। तो ये रियलिटी है। और चलो चलो मान भी लिया कि एडमिशन मिल गया, तो एक बार बीसीए का सिलेबस तो निकाल के देखो। आप कोई भी डिग्री कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे पहले उसका सिलेबस तो निकाल के देखो कि उसमें होता क्या है, कम से कम पता तो लगाने की कोशिश करो। जिन जो भैया लोग आपके बीसीए कर रहे हैं उनसे तो एक बार बात करो। बीसीए की भी रियलिटी ये है, मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा कोई कॉलेज आपको मिल भी गया तो बताओ उसमें क्या होगा। अगर आपकी बीसीए 3 साल की 4 साल की है, तो शुरुआत के 2 साल आपको मैथ्स पढ़ाए जाएंगे, कंप्यूटर के सब्जेक्ट के साथ भी आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, जिनमें जिनमें 11th और 12th का मैथ्स का सिलेबस रहता है, मतलब कैलकुलस वगैरह सिखाते हैं। तो आपने 9th-10th में मैथ्स पढ़ी नहीं, तो बीसीए में जो 11th-12th लेवल का जो मैथ्स पढ़ाएंगे वो आप कहाँ से समझ में आएगा आपको कैलकुलस वगैरह। और फिर उसके लिए आप वापस से खंगालोगे बुक्स कि 9th-10th के मैथ्स समझ में आ जाए, तो फिर क्या फायदा, अभी से ले लो ना भाई, अभी से ले लो।
ठीक है, तो एक तो ये हो गई बात, तो आप बीसीए में भी एडमिशन नहीं ले पाओगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्या हमें बीसीए लेवल क्या हमें बीसीए करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग, ठीक है, बीटेक करते हैं, जितने भी लोग बीसीए करते हैं, और जितने भी लोग पॉलिटेक्निक वगैरह करके टेक्निकल फील्ड में जाते हैं, बताओ वो क्या है? ये जो कोडिंग फील्ड है, जो डिजिटल फील्ड है, डिजिटल फील्ड के मजदूर हैं। बोलने में खराब लग रहा है पर यही रियलिटी है कि बीटेक, बीसीए और जो पॉलिटेक्निक, और बीटेक भी नहीं, बीसीए और पॉलिटेक्निक वगैरह ज्यादातर ये डिजिटल वर्ल्ड के मजदूर हैं, एक तरीके से कॉर्पोरेट के मजदूर। क्यों? क्योंकि इनका काम देखो ना, इनको कभी रिसर्च वर्क नहीं दिया जाता, इनको फुल फ्लेज वेबसाइट और ऐप बनाने को नहीं दिया जाता, इनको काम, इनको दिया जाता है कि आप कोड लिखो। ठीक है, कोडिंग करते हैं बैठ करके, छोटे मोटे एप्स वगैरह बना लेते हैं जो आज के टाइम पे चैट जीपीटी करके दे देता है। तो जैसे पहले के टाइम में हमारे, आप देखो इसको इससे कंपेयर करो, आप कोडिंग की दुनिया में अगर नहीं समझ रहा तो इससे कंपेयर करो। देखो जैसे घर बनता है, तो घर बनने के लिए या कोई भी सड़क बनती है तो उसमें दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो लेबर वर्क करते हैं, और लेबर वर्क में सब लोग आ गए हैं ना, जो मिट्टी उठा रहे हैं, जो जो उनको वो कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, जो मैनेजर हो गया उनका, लीडर हो गया थोड़ा सा, है ना। तो ये सब लोग मिला करके मैं बता रहा हूँ। तो ये पूरा एक जो ग्रुप होता है वो होता है हमारा लेबर का। ठीक है, तो उसमें सारे लोग, मतलब वो सभी लोग सीमेंट उठाने का काम करते हैं, ईट पत्थर उठाने का काम करते हैं, और उनके ऊपर एक दो बंदे होते हैं जो उनको गाइड कर रहे होते हैं, जो उनको लीड कर रहे होते हैं। तो ये सारे लेबर ही हैं, है ना। कोडिंग में भी ऐसा ही है, किसी को अगर सिर्फ वेब डेवलपमेंट आता है तो वो क्या कहते हैं, वो काम करे, किसी को ऐप डेवलपमेंट आता है थोड़ा सा और, जिसको दोनों आते हैं वो थोड़ा सा और सीनियर है, जिसको सब कुछ आता है वो लीडर है, जिसको बहुत सारी कोडिंग आती है, जो बहुत सारे लैंग्वेज आता है थोड़ा सा लीडर है। पर बिना जुला के काम सब लेबर मजदूरी वाला ही चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा जो ग्रुप होता है वो होता है सिविल इंजीनियर का। उसका काम क्या होता है, एसी कमरे में बैठ के बढ़िया डिजाइन बनाता है, बढ़िया मैप बनाता है, कहाँ पे क्या यूज होगा, और बताता है कौन सा मटेरियल यूज करना है, क्या करना है। तो ये वाला जो काम है, जो क्या कहते हैं एक्चुअली में ऑनरशिप लेवल का काम है। तो ये जो काम है ये कौन लेवल के बंदे करते हैं बताऊं? जो एमटेक, एमएस, पीएचडी कर रहे हैं, ये लोग उन कंपनी से बैठ करके रिसर्च के लिए काम करते हैं और कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। तो जब से ये एआई आया, मतलब जब से आप एआई को भूल जाओ, जैसे पहले के टाइम पे जब गैजेट्स आना शुरू हुए थे, मशीन आना शुरू हुए थे, बुलडोजर्स आना शुरू हुए थे, तो उस टाइम पे कितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी लेबर क्लास के लोगों को, लेबर वर्क करने वाले लोगों को, जो हाथ से मतलब फिजिकली जो मजदूरी कर रहे हैं, कि भाई अब तो मशीनें आ गई, सारा काम तो मशीनें करेंगी, हमारी क्या जरूरत है ना। वही हाल यहाँ पे भी हो गया है कि अब जब एआई आ गया है तो कोडिंग करने की, कोडिंग वाली मजदूरी करने की क्या जरूरत है। ठीक है, और जिस लेवल की जॉब्स थी बीटेक करने के बाद, पॉलिटेक्निक करने के बाद, बीसीए करने के बाद, एमसीए करने के बाद, उस लेवल की जॉब्स तो बची नहीं। और जिन लेवल की जॉब्स बची है वो मिलती है एमटेक और पीएचडी करने के बाद, एमएस करने के बाद, जिनमें आप कभी एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे। क्यों नहीं हो पाओगे एलिजिबल, मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो पाओगे एलिजिबल। बीसीए करने वाला इंसान एमटेक नहीं कर सकता, बीसीए के बाद आपको फिर एमसीए करना पड़ेगा, एमसीए करने के बाद फिर आपको कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। तो कौन सा एग्जाम क्रैक करोगे? गेट एग्जाम क्रैक करोगे। गेट एग्जाम जो होता है वो जेई से भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो आप गेट एग्जाम क्रैक करोगे, और गेट एग्जाम अगर आप क्रैक करोगे, आप एक चीज बताओ, 9th-10th में आपने डर के मैथ्स छोड़ दिया, 11th-12th में आपने मैथ्स ली नहीं, तो आपके पास कहाँ से एक दिन ऐसा दिन आएगा जहाँ पे आपके पास इतने गट्स आ जाएंगे, इतने रिसोर्सेज आ जाएंगे कि आप गेट का एग्जाम क्लियर कर लो? नहीं हो पाएगा, तब भी आपसे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये सारी जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे बहुत जानकार में लोग हैं, मैं आपको क्या बताऊं, इतनी बातें कर रखी है, बर्बाद होते हुए देख रखा है एक एक लोगों को मैंने इन सब प्रोपोगेंडा में, और लास्ट में उनको ना बीसीए। अभी मेरा ही एक दोस्त है, हमारा एक दोस्त है, टेक्निकल टीम में वीडियो बनाता है, शुभम शर्मा, आप लोगों ने उनकी वीडियोस भी देखे होंगे। उनको भी यही प्रोपोगेंडा भेजा गया था। ठीक है, कभी मैं उनको बुलाऊंगा, वो बताएंगे आपको। उनको भी यही प्रोपोगेंडा बेचा गया था। आज की स्थिति में हालत है कि जब 12th क्लास करने के बाद जब वो जितने भी बीसीए कॉलेज में उन्होंने बात करी, तो ये जानते ही कि 9th-10th में मैथ्स नहीं है, सबने फोन रख दिया। अभी तो ये पता लगना बाकी ही था कि वो विजुअली इम्पेयर्ड है। तो आप सोचिए उनका हाल है। ठीक है, एक है
बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने मतलब विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने कंट्रीब्यूट कर रखा है। विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा आपने, वीआर डेवलपर्स का, ठीक है। तो वीआर डेवलपर्स में वो टेक्निकल लीड के रोल पे रह रखे एक टाइम पे, आज से 4-5 साल 6 साल पहले, ठीक है। अब मैंने उनका काम भी किया, बहुत टैलेंटेड इंसान है, मेरे सीनियर है, ठीक है। और अभी उनका शायद 3rd या 4th ईयर चल रहा होगा बीसीए का। उनको भी बीसीए करने के लिए बीसीए तो एक तो कॉलेज नहीं मिला था उनको, पूरे इंडिया में एक कॉलेज तो मिला, और वहां पे भी उन्होंने क्या बोल दिया कि ठीक है आपके पास 9th 10th मैथ्स नहीं थी, लेकिन आप बीसीए कर सकते हैं। इस चीज को प्रूव करने के लिए एटलीस्ट हमारा जो है वो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लीजिए। तो फिर उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए उन्हें 12th के बाद 1 साल का ड्रॉप उनको लेना पड़ा था। तो क्या फायदा इतना सब कुछ करके, ठीक है। तो ये सारी जो है वो बातें हैं। तो आप 9th 10th में मैथ्स छोड़ दोगे, 11th 12th में आर्ट्स पढ़ोगे, फिर आर्ट्स पढ़ने के बाद आप बीसीए करोगे। बीसीए में आपने जो है वो मैथ्स पढ़नी पड़ेगी वापस से, घूम फिर के उसी चीज पे आ गए। फिर बीसीए के बाद आप एमसीए करोगे, क्योंकि बीसीए लेवल पर शायद ही अब कोई जॉब बची है, तो एमसीए करोगे। अब एमसीए जब करोगे तो वहां पे भी आपको जॉब्स मिलेंगी नहीं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतनी मारा मारी है, बीटेक वालों को जॉब नहीं लगती है, तो एमसीए वालों को कहाँ से आज के टाइम पे जॉब लगेगी। और अभी ना जो ये जो एज होती है 20s की एज में आपको बहुत लगेगा कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, पढ़ लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। जब 30s में पहुंचोगे ना तो आपको खाने को दौड़ेंगे, आपको प्रेशर, फैमिली, और फैमिली प्रेशर तो छोड़ दो, चलो हम जेनजीज हैं, हम तो एक कान से सुन के दूसरे कान से बात निकाल देते हैं पेरेंट्स की, हमें प्रेशर नहीं फील होगा शायद उतना जितना मिलेनियल जनरेशन को होता था। लेकिन आपकी अपनी तो डिजायर्स रहेंगी ना जो खाने को दौड़ेंगी, कि मेरी भी शादी हो, मेरी भी बीवी हो, मेरे बच्चे, मेरी भी फैमिली हो, मैं भी सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट गेन करूं, मेरे पास भी फाइनेंशियल फ्रीडम हो। और जब ये सब डिजायर्स आपकी पूरे नहीं हो पाएंगे तो आप खुद के ही नजर में दिन पर दिन गिरोगे, फिर आपके पास प्रेशर आएगा, फिर आप वही एसएससी रेलवे ये सब का एग्जाम के पीछे पढ़ोगे। तो लास्ट में आप घुमा फिरा करके अगर आप बीसीए करते भी हो तो पहुंचोगे उसी प्लेस पे कि भाई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, पर बहुत सारा टाइम, एनर्जी और पैसा सब वेस्ट करने के बाद आप बीसीए एमसीए आप अगर करते हो और जहां पे आप 5-6 लाख रुपए खर्च करते हो, तो उससे तो अच्छा है कि वो पैसे बचा करके अपने पास इन्वेस्ट कर दो, कहीं बिजनेस कुछ कर दो अगर कर सकते हो तो, है ना। और अर्ली एज में ही क्या कहते हैं आप देखो, आप 30 साल के एज में शुरू करोगे कि मैं एसएससी रेलवे इन सब की तैयारी करूँ, तो आपके पास 4-5 साल ही बचेंगे। और अगर आप 24-25 साल से अगर सोचना शुरू कर दोगे, ये बीसीए बीसीए के चक्कर में, फालतू के प्रोपेगेंडा के चक्कर में आप नहीं फंसोगे, तो आपके पास 5 से 10 साल होंगे प्रिपरेशन करने के लिए, आपके पास ज्यादा मौका होगा, कम प्रेशर होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपके पास बेनिफिट्स रहेंगी। इसलिए आई वुड रिकमेंड कि फर्स्ट ऑलवेज ट्राई कि मैथ साइंस आप लो, और अगर कोडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बीटेक करो। और अगर आपने बीटेक नहीं करा, अगर आप प्रॉपर अपना करियर नहीं बना पाए इंजीनियरिंग फील्ड में, तो फिर बीसीए एमसीए का चक्कर छोड़ देना चाहिए, है ना। फिर आप मान लो कि मैं एज अ फ्रीलांसर कोडर बन सकता हूँ, बट मेरा जो मेन करियर है आई कांट बिल्ड इन दैट फील्ड, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और प्लीज आप कोई माने चाहे ना माने आपकी बात, पर यू ऑलवेज फाइट फॉर टेकिंग मैथ्स इन 9th and 10th, ठीक है। मैथ साइंस आप लीजिए। और अगर आप एक पेरेंट हैं, अगर इस वीडियो को कोई पेरेंट देख रहा है और आपके बच्चे हैं, तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज इन एनजीओज और इन स्कूल्स के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपका बच्चा मैथ्स और साइंस नहीं पढ़ पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो दुनिया के 99% बच्चों से साइटेड कम्युनिटी में पीछे हो गया। अरे साइटेड तो आप छोड़ दीजिए, और डिसेबल बच्चों से भी वो पीछे हो गया। क्यों? क्योंकि भाई मैथ्स कौन छोड़ता है? जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो छोड़ते हैं मैथ्स, और कौन छोड़ता है? थोड़े बहुत जिनको मेंटल डिसेबिलिटी है वो छोड़ते होंगे मैथ्स। बाकी हर टाइप के डिसेबिलिटी, जिनके हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, बोलने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, हर टाइप के लोग तो मैथ साइंस पढ़ ही रहे हैं, बेसिक फंडामेंटल एजुकेशन ले ही रहे हैं। तो 99% डिसेबल बच्चों से, नॉर्मल कम्युनिटी से, हर चीज से आप पीछे हो जाओगे, आपका बच्चा पीछे हो जाएगा। सो विद दैट नोट आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। और कोई टॉपिक पे अगर आपको मन हो कि वीडियो चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच गाइस।